नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज। तो शुरुआत करते हैं सुपर प्राइम टाइम की। अमेरिकी खुफिया एजेंसी को रूस की टॉप सीक्रेट रिपोर्ट मिली है। CIA ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग को रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वॉशिंगटन में हाई लेवल की बैठकें जारी हैं। यूरोप की इंटेलिजेंस एजेंसियों के एजेंट सक्रिय हो चुके हैं। दरअसल CIA ने दावा किया है कि रूस धरती पर एटमी हमला करने का प्लान तैयार कर चुका है, लेकिन यह विस्फोट धरती के किसी देश में नहीं होगा। रूस की एरोस्पेस फोर्सेस को प्रोजेक्ट के की जिम्मेदारी दे दी गई है। रूस ने एक सीक्रेट हथियार कॉस्मोस 2543 से अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोट करने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। देखिए क्या है रूस का प्रोजेक्ट के और कैसे इससे धरती राख हो सकती है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने धरती के महाविनाश का अलार्म बजा दिया है। दुनिया को भस्म करने वाला विस्फोट धरती के 200 से 2000 किलोमीटर ऊपर होगा। पुतिन ने दुनिया के अंत की ऐसी भयावह व्यू रचना की है जिससे धरती से इंसानों का वजूद धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। पुतिन ने यह व्यू रचना की है अमेरिका के हट के चलते। रूस ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को बार बार चेतावनी दी कि यूक्रेन युद्ध में भागीदारी उनके विनाश का कारण बन सकता है। लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई बंद नहीं की। अब रूसी राष्ट्रपति ने धरती के वायुमंडल से बहुत ऊपर विनाशक विस्फोट का प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि पुतिन स्टार वॉर यानी स्पेस में वॉर शुरू कर सकते हैं। रूसी एरोस्पेस फोर्सेस ने सैटेलाइट गिराने वाले हथियार चलाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने रक्षा मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट में लिखा है कि क्रेमलिन अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोट करने का प्लान बना चुका है। 2020 में रूस ने एंटी सैटेलाइट हथियार का टेस्ट किया था। तब रूस ने अपना ही एक सैटेलाइट गिराया था। उस वक्त एंटी सैटेलाइट हथियार में परमाणु बम नहीं लगा था, लेकिन इस बार रूस परमाणु वॉरहेड के साथ एंटी सैटेलाइट हथियार लॉन्च कर सकता है।
अमेरिका ने पहली बार इस खतरे को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि रूस के पास शक्तिशाली एंटी सैटेलाइट हथियार हैं। ये हथियार धरती पर सीधा प्रहार नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा खतरा है। रिपोर्ट है कि रूस के ये विनाशक हथियार पश्चिमी देशों के सैटेलाइट ध्वस्त करने के लिए चलाए जाने वाले हैं। रूस के पास कई सैटेलाइट हथियार हैं और खुफिया रिपोर्ट है कि रूस कॉस्मोस 2543 एंटी सैटेलाइट हथियार लॉन्च कर सकता है। इसको बर्थहेड यानी स्पेस में जन्म लेने वाला हथियार कहा जाता है। ये धरती से रॉकेट पर रखकर लॉन्च होता है। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद ये परमाणु विस्फोट कर सकता है। रूस का ये हथियार कैसे काम करता है, इसे एक मॉडल के जरिए समझिए। कॉस्मोस 2543 स्पेस वेपन को रूस के स्पेस सेंटर से सोयूज 2 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। इस रॉकेट में कॉस्मोस हथियार का मदरशिप लोड होता है। स्पेस में जाने के बाद इस रॉकेट से हथियार का मदरशिप धरती की कक्षा में दूसरे सैटेलाइट के नजदीक चक्कर लगाने लगेगा। इस मदरशिप का नाम है कॉस्मोस 2542। कॉस्मोस 2542 में ही रूस का एंटी सैटेलाइट हथियार कॉस्मोस 2543 लोड होता है। मदरशिप के स्पेस में पहुंचने के बाद 2543 से एक मिसाइल निकलकर अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोट करेगी। इस विस्फोट से आसपास के सभी सैटेलाइट नष्ट हो जाएंगे। इसी तरह रूस का यह हथियार काम करता है। धरती के किसी देश पर परमाणु हमला करने का मतलब होगा टारगेट बने देश के साथ रूस की सीधी जंग। लेकिन धरती से 200 किलोमीटर ऊपर विस्फोट होता है तो किसी देश पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में हमला होगा। अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोट होने से धरती पर विस्फोट और रेडिएशन नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स विस्फोट से धरती का पूरा सिस्टम तबाह होना शुरू हो जाएगा। रूस के विस्फोट से धरती की कक्षा में चक्कर लगा रहे सभी सैटेलाइट ध्वस्त हो जाएंगे और इसके साथ ही धरती पर विनाश का एक अंतहीन चक्र शुरू हो जाएगा। धरती की 3 सैटेलाइट कक्षाएं हैं। पहली है 160 से 2000 किलोमीटर ऊपर लियो यानी लो अर्थ ऑर्बिट। दूसरी है 10 से 20,000 किलोमीटर ऊपर एमईओ यानी मीडियम अर्थ ऑर्बिट। तीसरी है 35,700 किलोमीटर ऊपर जियो यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अगर रूस ने अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोट किया तो सैटेलाइट ध्वस्त होते ही महाविनाश का चक्र शुरू हो जाएगा। धरती पर फोन, इंटरनेट कम्युनिकेशन ठप हो जाएगा। मिलिट्री सैटेलाइट नष्ट होने से प्रिसिशन गाइडेड हथियार बेकार हो जाएंगे, यानी आईसीबीएम, क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें काम करना बंद कर देंगी। धरती पर जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम काम करना बंद कर देगा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस बंद हो जाएंगे। उड़ान सेवा बंद हो जाएगी। उड़ रहे विमान क्रैश होना शुरू हो जाएंगे। शिपिंग इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। जहाज समंदर में भटकने लगेंगे। जीपीएस गाइडेड टेस्ला जैसी गाड़ियां अनियंत्रित होकर टकराने लगेंगी। दुनिया के पावर ग्रिड में आग लग जाएगी। धरती पर चल रहे सभी बिजली सर्किट में आग लग जाएगी। धरती पर अंधेरा छा जाएगा। हर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बंद हो जाएगा।
विनाश का बंदोबस्त अब हुआ, लेकिन इससे पहले अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोट का टेस्ट हो चुका है। 65 साल पहले अमेरिका और रूस ने ये टेस्ट किए थे। उन्नीस में रूस ने के प्रोजेक्ट के तहत 3 परमाणु विस्फोट किए। 9 जुलाई 1962 को अमेरिका ने प्रोजेक्ट स्टारफिश प्राइम के तहत अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोट किया। रूस ने धरती से 290 किलोमीटर ऊंचाई पर विस्फोट किया। अमेरिका ने धरती से 1450 किलोमीटर ऊपर विस्फोट किया। रूस ने कजाकिस्तान के ऊपर परमाणु विस्फोट किया था। अमेरिका ने हवाई के ऊपर परमाणु परीक्षण किया। कजाकिस्तान के 510 किलोमीटर क्षेत्र में टेलीफोन सेवा ठप हो गई थी। हवाई के 700 किलोमीटर क्षेत्र में फोन सेवा ठप हो गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से कजाकिस्तान के पावर ग्रिड में आग लग गई। हवाई के आसपास भी बिजली सप्लाई ठप हो गई थी। रूस ने इससे भी विनाशक और बड़े स्तर पर हमले की तैयारी कर ली है। पुतिन के विनाशक प्लान से यूरोप में हड़कंप मच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बेलगोरोद पर यूक्रेन के ड्रोन हमले, रूस ने नाकाम किए यूक्रेनी ड्रोन हमले। रूसी एयर डिफेंस ने गिराए 5 यूक्रेनी ड्रोन। यूक्रेन के नए सेनापति की युद्ध नीति न सिर्फ कारगर साबित हो रही है, बल्कि रूस को हर बीतते दिन के साथ जख्म देती जा रही है। 2 दिन के अंदर यूक्रेन ने रूस में दूसरा बड़ा विस्फोट कर दिया है। बुधवार को यूक्रेन ने रूस के युद्धपोत को डुबोया था। आज उसने साइबेरिया में सैटेलाइट रॉकेट बनाने वाली रूसी प्लांट को तबाह कर दिया। कहा जा रहा है कि यह हमला यूक्रेन ने नई मिसाइल से किए हैं। तो सवाल यह है कि क्या युद्ध का एक और खतरनाक दौर शुरू हो गया है? यूक्रेनी सेना का मनोबल अचानक बढ़ गया है। ज़ेलेंस्की फोर्स का जोश बहुत हाई हो गया है। यूक्रेनी सेना का साहस बढ़ने का कारण है ये तस्वीर। ब्लैक सी में यूक्रेन ने रूसी युद्धपोत को डुबो दिया और इसी के साथ यूक्रेनी सेना का हौसला बढ़ गया। इस कामयाबी के बाद से ही रूसी धरती पर यूक्रेनी सेना का बारूदी प्रहार तेज हो गया है। बुधवार से ही रूसी धरती पर यूक्रेन का भीषण विस्फोट जारी है। 48 घंटे से रूस के शहर कुछ इस तरह से दहल रहे हैं। चौबीस घंटे के अंदर यूक्रेन ने रूस के ऑयल डिपो, हथियार फैक्ट्री, रॉकेट इंजन प्लांट को तबाह कर दिया। यूक्रेनी हमले के बाद बेलगोरोद से लेकर कुर्स्क और साइबेरिया तक आग ही आग नजर आ रही। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना ने दर्जनों रॉकेट से धावा बोला। हमले में रूस का ऑयल डिपो जल गया। यूक्रेन ने बेलगोरोद में 60 गोले दागे। हमले में आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई। रूस को सबसे बड़ी चोट साइबेरिया में पहुंची है। यहां यूक्रेनी हमले में रूस का रॉकेट इंजन बनाने वाला प्लांट भस्म हो गया। यूक्रेन ने रोस्टोव में रूस के मिलिट्री बेस को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। माना जा रहा है कि यूक्रेन रूस में ये हमले किसी प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल से कर रहा है। शक है कि नेटो ने यूक्रेनी फोर्स को सीक्रेट तरीके से प्रिसिशन गाइडेड मिसाइलों की खेप दे दी है। लिहाजा यूक्रेन अब इन्हीं मिसाइलों से रूसी सेना को जख्म दे रहा है।
जबरदस्त धमाके का ये वीडियो लुहांस्क का है। दावा है कि ये हमले GLSDB यानी ग्राउंड लॉन्चर स्मॉल डायमीटर बम से किया गया। GLSDB गाइडेड बम अमेरिका से यूक्रेन को मिले हैं। इनकी रेंज 150 किलोमीटर है, वजन 113 किलो, M270 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और M142 हाइमार्स से लॉन्च किया जा सकता है। ये बम 90 सेंटीमीटर से ज्यादा मोटी कंक्रीट की दीवार में छेद कर सकता है। GLSDB गाइडेड बम की सबसे बड़ी खासियत उसका अचूक हमला है, जिससे बच पाना बेहद मुश्किल है। दरअसल ये बम नेविगेशन सिस्टम से लैस है, जो इसके हमले को अचूक बनाता है। ये गाइडेड बम इसी साल जनवरी में यूक्रेन पहुंचे थे, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन ने करना शुरू कर दिया। दावा है कि रूसी शहरों पर यूक्रेनी सेना अब इन्हीं बमों से हमले कर रही है। पश्चिम की तैयारी और यूक्रेन के रुख से साफ है कि 2024 में जंग नया टर्न लेने वाली है। यूक्रेन रूस युद्ध इसलिए खतरनाक दौर में प्रवेश करने जा रहा है क्योंकि नेटो इस साल यूक्रेन को हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा देने जा रहा है। नेटो इस साल यूक्रेन को 10 लाख ड्रोन देगा। इसके अलावा नेटो के कई देश मिलकर यूक्रेन को 83,017 करोड़ रुपए के हथियार देंगे। यूरोपियन यूनियन भी अगले कुछ महीनों में यूक्रेनी सेना को 1,34,060 करोड़ रुपए की मिसाइलें और गोला बारूद देगा। जर्मनी ने 31,280 करोड़ रुपए का हथियार देने का ऐलान किया है। हथियारों का बड़ा जखीरा अमेरिका से आने वाला है। अमेरिका 4,98,105 करोड़ रुपए के हथियार भेज सकता है। ये हथियार जैसे ही यूक्रेन पहुंचेंगे, रूस पर विनाशक हमले शुरू हो जाएंगे। रूसी धरती पर यूक्रेन के हमले कामयाब हो रहे हैं। यूक्रेन की मिसाइलें अपने टारगेट को हिट कर रही हैं। इस बात से क्रेमलिन बौखला गया है। पुतिन के आदेश पर ब्लैक सी फ्लीट की कमांडर एडमिरल विक्टर सोकोलोव के पद से हटा दिया गया। क्रेमलिन ने विक्टर को ब्लैक सी में हुए रूसी युद्धपोत पर हमले का दोषी मानते हुए सजा दी। यूक्रेन के हमलों से परेशान रूसी सेना ने भी हमले तेज कर दिए हैं। 24 घंटे के अंदर रूसी सेना ने यूक्रेन में 159 रॉकेट, डम बम और ग्लाइड बम से हमला किया। ये हमले यूक्रेन के सैन्य ठिकाने, हथियार फैक्ट्री, हथियार डिपो, पावर स्टेशन, गैस और वाटर स्टेशन पर किए गए। डोनेट्स्क में रूस ने एयरक्राफ्ट इंजन और यूक्रेनी सेना के लिए हथियार बनाने वाले प्लांट पर विस्फोट किया। इस हमले में प्लांट को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जाहिर है यूक्रेन को हथियारों का बड़ा जखीरा मिलने वाला है। इसी के साथ उसके हमले और तेज हो जाएंगे। यूक्रेन हमला करेगा तो पुतिन पलटन विध्वंसक पलटवार करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि युद्ध का सबसे खतरनाक दौर अब शुरू होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध के मैदान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेनी कब्जे वाले खेरसोन पर रूसी हमले हुए। रिहायशी इमारत पर गिरा रूसी ड्रोन। रूसी हमले में इमारत को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हमले में आम नागरिकों की मौत की खबर भी सामने आ रही है।
यूक्रेन के अवदिव्का में तबाही और बर्बादी के आंकड़े ने बखमुत को भी पीछे छोड़ दिया है। यहां बखमुत से भी बड़ा संहार हुआ और अब बखमुत की तरह ही यहां रूस का कब्जा होने वाला है। हथियारों की भारी कमी और रूस के ताबड़तोड़ प्रहार ने यूक्रेन के सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। रूस की सेना ने 3 तरफ से घेरकर यूक्रेनी फौज पर हमला किया, जिसकी वजह से यूक्रेनी फौज की सप्लाई लाइन भी कट गई। अब यूक्रेनी फौज वापस लौट रही है और ज़ेलेंस्की हार टालने के लिए नेटो देशों से जल्द हथियार देने की गुहार लगा रहे हैं। सन्नाटे के बीच रह रहकर गूंज रहे हैं धमाके। कभी फाइटर जेट की गड़गड़ाहट तो कभी टैंकों की आवाज। यूक्रेन का एक और शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। हजारों इमारतों वाले शहर में टूटी फूटी दीवारें और अध जली इमारतें नजर आती हैं। अवदीव्का का एक भी कोना सलामत नहीं बचा, एक भी इमारत नहीं बची। शहर के नाम पर यहां सिर्फ खंडहर ही खंडहर है। एक भी इंच जमीन ऐसी नहीं जहां बारूद की कालिख नहीं दिखती हो। ये यूक्रेन का अवदीव्का है। तस्वीरें मारियोपोल और बाखमुत की याद दिला रही हैं। कहानी और अंजाम भी बहुत कुछ वैसा ही है। रूस की सेना अवदीव्का में जीत से चंद कदम दूर है। यूक्रेन के सैनिक अवदीव्का से हार कर वापस लौट रहे हैं। अवदीव्का में रहने वाले लोगों ने बहुत पहले इस शहर को छोड़ दिया था। अवदीव्का में अब कोई भी इलाका रहने लायक नहीं बचा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की मदद की गुहार लगा रहे हैं ताकि यूक्रेन की सेना अवदीव्का को बचा सके, लेकिन हथियारों की नई खेप आने में अभी और वक्त लग सकता है। फिलहाल अवदीव्का में बचे गिनती के सैनिक छिपकर रूसी फौज से मुकाबले की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के सैनिक अवदीव्का से वापस लौट रहे हैं। हथियारों की कमी के चलते अवदीव्का में यूक्रेन कभी भी सरेंडर कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सैनिक अवदीव्का में चारों तरफ से घिर चुके हैं। सप्लाई रूट बंद हो चुका है। यूक्रेनी फौज तक ना गोला बारूद पहुंच रहा है और ना ही खाने पीने का सामान। ऐसे में यूक्रेनी सेना के लिए अवदीव्का में डटे रहना बेहद मुश्किल है। हालांकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेनी सेना ने एक नया रास्ता तलाश लिया है। यूक्रेन की सेना ने एक रिजर्व रूट का सहारा लिया है। रिजर्व रूट से सप्लाई की जगह वापसी हो रही है। यूक्रेन के सैनिक रिजर्व रूट से नया मोर्चा बनाने की कोशिश में हैं। रूस अवदीव्का पर कब्जे के लिए इतना जोर क्यों लगा रहा है और क्यों यहां मारियोपोल जैसे हालात बनने के आसार हैं, ये आपको बताते हैं। अवदीव्का रणनीतिक तौर पर रूस के लिए बेहद अहम है। अवदीव्का को डोनेस्क की एंट्री कहा जाता है। रूस के कब्जे वाले डोनेस्क और अवदीव्का के बीच सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी है। ये डोनबास का औद्योगिक इलाका है और संपूर्ण डोनबास पर कब्जे के लिए अवदीव्का पर कब्जा जरूरी है। अवदीव्का में यूक्रेन ने सुरंग और बंकर का बड़ा जाल बिछाया हुआ है। यहीं से डोनेस्क पर गोलाबारी की जाती रही है। बंकर की वजह से ही रूस के सैनिकों के सामने यूक्रेन के सैनिक 5 महीने तक टिके रहे और अब बंकर में बड़ी तैनाती मानी जा रही है। यहाँ सोवियत काल की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहाँ केमिकल के साथ कई चीजें बनाई जाती हैं। केमिकल प्लांट के पास बेसमेंट है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अवदीव्का में मारियोपोल जैसी जंग होगी।
क्योंकि वहां भी अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में यूक्रेन के सैनिकों ने शरण ली थी। रूस की सेना ने अक्टूबर 2023 में अवदीव्का का मिशन शुरू किया था। डोनेत्स्क को सुरक्षित बनाने के लिए रूस की आर्मी इस इलाके पर कब्जे की कोशिश में थी। रूस ने अवदीव्का में पूरी ताकत से हमला किया था। 50,000 सैनिकों को मिशन में लगाया गया था। आर्मर्ड बटालियन और टैंकों की भारी तैनाती की गई। बाखमुत को 3 तरफ से घेरने की रणनीति बनी। सप्लाई लाइन काटकर 3 तरफ से हमला किया गया। रूस की आर्मी ने यहां भी बाखमुत का फॉर्मूला चला और ऑपरेशन मीट ग्राइंडर की तरह ही यूक्रेन की सेना को घेरने की रणनीति भी। बाखमुत की तरह ही ताबड़तोड़ हमले से हर इमारत को तबाह कर दिया गया ताकि यूक्रेन के सैनिक कहीं छिप न सके। लेकिन अवदीव्का की जंग को जीतना बाखमुत की तरह आसान नहीं था। अवदीव्का में यूक्रेनी फौज के कई बंकर हैं। बंकर में हथियारों का बहुत बड़ा स्टॉक है। बंकर हवाई या आर्टिलरी प्रहार से सैनिकों की सुरक्षा करता है। लेकिन लगातार हमले से यूक्रेनी सैनिकों के लिए मुकाबला करना मुश्किल हो गया। ये जेनिथ बेस की तस्वीरें हैं। यूक्रेन की फौज ने इस बेस को छोड़ दिया है और वापस लौट रही है। अब मुकाबले का आखिरी पॉइंट यहां मौजूद केमिकल फैक्ट्री और प्लांट बन सकता है। अवदीव्का पर हमले के लिए रूस ने 50,000 सैनिक तैनात किए थे, जबकि लगातार युद्ध से यूक्रेन के सैनिक थक चुके हैं और आर्टिलरी शेल की कमी ने यूक्रेन की फौज को और कमजोर बना दिया है। यूक्रेन की सेना और रूस की फौज के बीच कई जगहों पर स्ट्रीट फाइट चल रही है। लेकिन रूस के बॉम्बर्स के लगातार हमलों की वजह से यूक्रेनी फौज के लिए अवदीव्का में टिके रहना बेहद मुश्किल है। हालांकि यूक्रेन के नए आर्मी चीफ अब भी दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन की सेना मजबूत पोजीशन बनाने में कामयाब होगी, लेकिन कैसे, इसका खुलासा नहीं किया गया। अवदीव्का में बढ़त बनाने के साथ साथ रूस ने डोनेत्स्क में भी हमला तेज कर दिया है। दक्षिण डोनेत्स्क में 14 ठिकानों पर हवाई हमला किया गया। फाइटर जेट और ड्रोन से यूक्रेनी मोर्चों में भी तबाही की गई। यूक्रेन के हथियार गोदाम और इलेक्ट्रॉनिक वॉर स्टेशन नष्ट हो गए। अवदीव्का में यूक्रेनी सेना के कमजोर पड़ते ही अब तैयारी डोनेत्स्क में यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ने की है। रूस ने KA-52 एलिगेटर और Mi-35M हेलीकॉप्टर को हमले के लिए लगाया है। ये हेलीकॉप्टर्स यूक्रेन के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर रहे हैं। 24 घंटे में यूक्रेन के 140 ठिकानों पर बमबारी की गई। यूक्रेन के 305 सैनिकों की मौत का दावा किया गया है। ब्रैडली, हॉवित्जर और कई यूक्रेनी सैन्य वाहन नष्ट हो गए। डोनेत्स्क पर रूस का पहले से कब्जा अब अवदीव्का पर कब्जे के बाद यूक्रेन डोनेत्स्क से और ज्यादा दूर हो जाएगा और रूस के पूरे डॉनबास पर कंट्रोल करने के मिशन में यह नई कामयाबी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। अरब में घिरा अमेरिका अब आर पार की जंग करने की तैयारी कर चुका है, इसलिए वो ईरान के हथियारों की जासूसी करा रहा है। इसकी शुरुआत फारस की खाड़ी में मौजूद ईरान के युद्धपोत से की गई, यानी अब अरब में साइबर हमलों की शुरुआत हो चुकी है। दूसरी तरफ ईरान ने भी विध्वंसक तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका और इजराइल जैसे सैन्य ठिकाने बनाकर तबाही का रिहर्सल किया जा रहा है, जिससे पेंटागन में खलबली मची हुई है, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो अमेरिका और इजराइल को 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ना होगा। ईरानी प्रॉक्सी के गुरिल्ला घात के अलावा ईरान से सीधे टकराव की आशंका तेज हो गई है।
धधकते लाल सागर में युद्ध का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अब जंग फारस की खाड़ी तक जा पहुंची है। हालांकि अभी बारूदी युद्ध सिर्फ लाल सागर में धधक रहा है, लेकिन फारस की खाड़ी में मौजूद ईरानी युद्धपोत पर अमेरिका ने साइबर अटैक करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। ईरानी युद्धपोत पर साइबर अटैक करने के पीछे अमेरिका का मंसूबा, उसकी क्षमता और हथियारों के बारे में पता लगाना है। ईरानी शिप की जानकारी पेंटागन तक पहुंच गई है, जिसका इस्तेमाल ईरान पर हमले में किया जा सकता है। इसके अलावा अमेरिका के टारगेट पर लाल सागर में मौजूद ईरानी शिप है, साथ ही अदन की खाड़ी में खड़ा युद्धपोत है और फारस की खाड़ी में मौजूद जितने भी ईरानी शिप हैं उन पर साइबर अटैक का खतरा है। एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते पहले साइबर हमला किया गया था। इसी दौरान इराक सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों पर भी एयर स्ट्राइक की गई। हालांकि अमेरिका की तरफ से इन हमलों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, बल्कि उसने हूती ठिकानों पर हमले और बढ़ा दिए हैं। लेकिन ईरान ने अपने युद्धपोत से बैलिस्टिक मिसाइल दागकर बता दिया है कि ईरान युद्ध की कितनी जबरदस्त तैयारी कर चुका है। ये उसी का वीडियो है। ईरान ने शाहिद महदवी एयरक्राफ्ट कैरियर से जुल्फागर क्लास बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की, जिसने कुछ मिनट में मध्य ईरान के रेगिस्तान में टारगेट ध्वस्त कर दिया। जिस मिसाइल को युद्धपोत से दागा गया उसकी रेंज 750 किलोमीटर है, जिससे युद्धपोत के अलावा एयरक्राफ्ट से भी दागा जा सकता है, यानी जमीन से हवा में और हवा से जमीन पर हमला करने में ये सक्षम है। IRGC ने दावा किया है कि वो 1750 किलोमीटर रेंज तक की मिसाइल बना चुका है। इसका इस्तेमाल कुछ दिन पहले इराक सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले में किया गया था। इस बारे में IRGC के चीफ कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा है, ईरान की हाईटेक मिसाइल को लॉन्चिंग के बाद सेना को सौंप दिया जाएगा, जिससे वो दुनिया के किसी भी समंदर में मौजूद युद्धपोत पर हमले कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में खासतौर से अमेरिका के बैन के बावजूद ईरान ने तेजी से अपना मिसाइल प्रोग्राम आगे बढ़ाया है, जिसकी वजह से अरब में ईरान और अमेरिका में भीषण जंग की आशंका बढ़ गई है। एक तरफ अमेरिका ने हूती और दूसरे प्रॉक्सी संगठनों पर हमले बढ़ा दिए हैं, दूसरी तरफ ईरान ने अपने प्रॉक्सी संगठनों को हथियार पहुंचाकर अमेरिका की घेराबंदी कर दी है। यही वजह है कि अदन की खाड़ी के पास ब्रिटिश जहाज लायका विटोस पर मिसाइल हमला किया गया। हालांकि ब्रिटेन ने हमले में ज्यादा नुकसान से इनकार किया है, जबकि हूती के प्रवक्ता याहिया सारी ने कहा है हूती के लड़ाकों ने यमन की नेवल फोर्स के साथ मिलकर लायका विटोस को घेर लिया, फिर उसे अदन की खाड़ी से लाल सागर में जाने का रास्ता रोक दिया। हम इसी तरह हमले करते रहेंगे जब तक हमास पर इजराइल हमले नहीं रोकता। उधर हूती के खतरे को देखते हुए इजराइल भी लाल सागर और लेबनान बॉर्डर पर आक्रामक हो गया है। उसे जानकारी मिली है कि हिजबुल्लाह लड़ाके यमन पहुंच गए हैं। एटमी युद्ध के आसार बन चुके हैं। कहा जा रहा है कि ईरान ने भी जबरदस्त तैयारी शुरू कर दी है। ईरान ने इजराइल के पामाचिम एयरबेस का डमी एयरबेस बनाकर उसे तबाह करने की ट्रेनिंग सैनिकों को दी। एयरबेस के हैंगरों पर हमले के बाद इमाद और काद्र मिसाइल का इस्तेमाल किया।
पामाचिच एयरबेस इजराइल में एक खुफिया जगह पर बनाया गया है। हमले का रिहर्सल करके ईरान बताना चाह रहा है वो कहीं भी हमला कर सकता है। वैसे भी पेंटागन की रिपोर्ट से खुलासा हो चुका है कि ईरान के पास 1500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइलें हैं। साथ ही उसके पास इतना यूरेनियम है कि वो हफ्ते भर में एटम बम बना सकता है। यानी अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो कम से कम इजराइल में भारी तबाही मचा सकता है। इसके अलावा यूरोप के कई देश भी उसके टारगेट पर आ जाएंगे, जबकि अमेरिका पहले से ही अरब में फंसा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर अपने विरोधियों की हत्या के आरोप लगते रहे हैं और अब अपने सबसे बड़े विरोधी की हत्या का नया आरोप लगा है। रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नवल्नी की आर्कटिक जेल में मौत हो गई। जेल प्रशासन के मुताबिक 16 फरवरी को टहलकर लौटे नवल्नी अचानक बेहोश हो गए। इससे पहले भी नवल्नी को मारने की कोशिश के आरोप रूस की सरकार पर लगते रहे हैं। चुनाव से पहले अपने सबसे बड़े विरोधी की हत्या के बाद दुनिया भर में पुतिन आलोचकों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और रूस के भीतर भी इस घटना से आक्रोश है। पुतिन जितना अपने अंदाज, स्टाइल और राजशाही जीवन के लिए प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपने विरोधियों की हत्या के लिए कुख्यात हैं। करीब 25 साल से रूस की सत्ता की बागडोर अपने हाथ में रखने वाले पुतिन पर अब अपने सबसे बड़े विरोधी की हत्या का आरोप लगा है। ये थे रूस के विपक्षी नेता और पुतिन के सबसे बड़े आलोचक अलेक्सी नवाल्नी। ये अलेक्सी नवाल्नी का आखिरी वीडियो है। 10 जनवरी 2024 को नवाल्नी मॉस्को से 1000 किलोमीटर दूर आर्कटिक की खार्प जेल में बंद थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी कोर्ट में पेशी हुई थी। उस वक्त नवाल्नी ठीक दिख रहे थे, हाथ उठाकर कोर्ट को अभिवादन कर रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इसके बाद नवाल्नी को किसी ने नहीं देखा। जनवरी महीने में नवाल्नी का जेल ट्रांसफर कर दिया गया। नवाल्नी को यामोलो-नेनेत्स्की जेल में कैद कर दिया गया। जेल प्रशासन के मुताबिक 16 फरवरी को नवाल्नी टहल कर लौटे। टहलने के बाद अचानक बेहोश हो गए। डॉक्टर नवाल्नी की जान नहीं बचा पाए। मौत के कारणों की जांच की जा रही है। नवाल्नी की उम्र 47 साल थी। नवाल्नी 2021 में ही रूस लौटे थे और पुतिन के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कट्टरपंथ भड़काने के आरोप में उन्हें 19 साल की सजा दी गई। सजा काटते नवाल्नी की अचानक मौत हो गई और अब विश्व मीडिया इसे पुतिन की साजिश करार दे रहा है। इससे पहले 2020 में उन्हें साइबेरिया में जहर देकर मारने की भी खबर सामने आई थी। हालांकि रूसी सरकार ने उन्हें मारने की कोशिशों से इनकार किया था। सरकार ने कहा था कि इस बात का कोई सबूत नहीं है। उन्हें नर्व एजेंट जहर देने की कोशिश की गई। इसके बाद जेल से नवाल्नी के गायब होने की भी अफवाह उड़ी थी। जनवरी 2021 में रूस लौटने पर नवाल्नी को 2013 के धोखाधड़ी मामले में तुरंत जेल भेज दिया गया था, जिसे उन्होंने राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया था। उन्होंने पुतिन के यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने के फैसले का विरोध किया और रूस की जनता को इसके खिलाफ खड़ा करने के लिए अभियान भी चलाया। नवाल्नी पर 2017 में जानलेवा हमला हुआ था। साल 2018 में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा होने का ऐलान किया था, लेकिन धोखाधड़ी का आरोप लगाकर उन्हें 30 दिन जेल में डाल दिया गया। उस वक्त नवाल्नी ने पुतिन के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने का ऐलान किया था। नवाल्नी के समर्थक उन्हें रूस की राजनीति का भविष्य मानते थे। नवाल्नी के समर्थकों में उनकी मौत से आक्रोश है, लेकिन रूस की राजनीति के जानकार ये भी मानते हैं कि यह पुतिन के किसी विरोधी की साजिश हो सकती है। जानकार मानते हैं कि चुनाव से पहले पुतिन अपने विरोधी की हत्या का जोखिम नहीं लेंगे। इस बात की आशंका है कि पुतिन की टीम में ही उनके किसी विरोधी ने हत्या की साजिश रची हो। पुतिन के बाकी विरोधियों की तरह ही नवाल्नी की मौत कई सवाल छोड़ गई है।
जिनके सही जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा में अब आम लोगों का बचना करीब करीब असंभव हो गया है। गाजा एक ऐसा कैद खाना बन गया है जहां सिर्फ मौत मिलनी है। जान बचाने के लिए यहां से लोगों का भागना मुश्किल हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मिस्र राफा के पास मृत्यु दीवार बना रहा है। ये वो दीवार है जो नए नरसंहार का आधार बन सकती है। इसी के साथ इजरायली सेना के हमले तेज हो गए हैं। तो क्या अब हमास के साथ साथ गाजा का संपूर्ण सर्वनाश होने जा रहा है? गाजा अब वो कैद खाना बन गया है जहां से बचकर निकलना नामुमकिन हो गया है। गुरेज से राफा तक गाजा लॉक हो गया है। यहां जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। इजराइल और मिस्र ने ऐसी मृत्यु दीवार खड़ी कर दी है जिसे पार करना असंभव है। मिस्र ने गाजा के पास बफर जोन बनाना शुरू कर दिया है। राफा के पास मिस्र 5 मीटर ऊंची दीवार बना रहा है। ये दीवार गाजा की तरफ से घुसपैठ रोकने के लिए तैयार की जा रही है। इजराइल और हमास की जंग में अपनी जान बचाने के लिए गाजा से हजारों लोग मिस्र जा रहे थे, लेकिन अब मिस्र ने इस घुसपैठ को रोकने का फैसला कर लिया है। इसीलिए अब राफा के पास अभेद्य दीवार खड़ी की जा रही है। एक तरफ गाजा को लॉक किया जा रहा है तो दूसरी तरफ खान यूनिस और राफा में इजराइल के हमले तेज हो गए हैं। इजरायली सेना इतने भीषण हमले कर रही है कि गाजा में त्राहिमाम मचा हुआ है। अल नसर अस्पताल में आईडीएफ ने कुछ इस तरह से धावा बोला। अस्पताल के नीचे हमास की सुरंग थी जिसे नेतन्याहू सेना ने बर्बाद कर दिया। इसी तरह इजराइल की ग्राउंड फोर्स जगह जगह विनाशक हमले कर रही है। हमास भी इजरायली धरती को रॉकेट प्रहार से दहलाने की कोशिश कर रहा है। चौबीस घंटे के अंदर हमास ने दर्जनों रॉकेट फायर किए। इजराइल ने इन रॉकेट हमलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया। एक तरफ गाजा लॉक हो चुका है तो दूसरी तरफ आईडीएफ के हमले तेज हो गए हैं। गाजा के लोग अब युद्ध क्षेत्र में फंस चुके हैं। जान बचाने के लिए भी जगह नहीं बची है। रिपोर्ट यह है कि हमास का गाजा चीफ याह्या सिनवार अपने परिवार के साथ गाजा छोड़कर भाग चुका है। सिनवार के गाजा छोड़ने की खबर जैसे ही आई, हमास पर गाजा के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गाजा में याह्या सिनवार के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। लोग कह रहे हैं कि सिनवार परिवार के साथ गाजा से निकल गया और हमें मरने के लिए छोड़ दिया। रिपोर्ट तो यह भी है कि सिनवार को 7 अक्टूबर के हमले के बाद यह अंदाजा नहीं था कि इजराइल इतनी बड़ी जंग छेड़ देगा। यही वजह है कि सिनवार ने इजराइल के हमलों से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की थी। अब जब गाजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है, तब सिनवार को हकीकत समझ में आ गई है। इसी के बाद सिनवार गाजा छोड़कर भाग चुका है। गाजा से सिनवार का भागना इस बात का संकेत है कि अब हमास की कमर टूट चुकी है।
नेतन्याहू सेना का लक्ष्य बहुत जल्द पूरा होने वाला है, यानी गाजा हमास से मुक्त होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। साउथ कोरिया को अपना सबसे बड़ा शत्रु बताने के साथ ही किम जोंग के बारूदी धमाके थम नहीं रहे हैं। अब किम ने अपनी एंटी शिप मिसाइल का टेस्ट किया है। विशेषज्ञों के मुताबिक किम जोंग लगातार अपनी सेना को वॉर मोड में रख रहा है और माना जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया जल्द एक नए युद्ध की शुरुआत कर सकता है। कभी क्रूज मिसाइलों का धमाका, कभी बैलिस्टिक मिसाइलों की ताकत का प्रदर्शन। किम जोंग के हथियारों के टेस्ट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी MLRS से गाइडेड शेल का टेस्ट किया गया था। फिर नॉर्थ कोरिया ने क्रूज मिसाइलों का टेस्ट कर लिया। और अब शक्ति प्रदर्शन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए किम ने एक एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है। किम जोंग की मिसाइल 1400 सेकंड तक हवा में रही। फिर मिसाइल ने समंदर में मौजूद डमी टारगेट को हिट किया। समंदर में मिसाइल के धमाके को साउथ कोरिया के लिए धमकी माना जा रहा है। यूक्रेन, गाजा और लेबनान, रेड सी में जबरदस्त तनाव के बीच किम जोंग ने भले ही युद्ध का ऐलान नहीं किया है, लेकिन नॉर्थ कोरिया एक दिन भी शांत नहीं रहा है। किम जोंग के इसी तेवर की वजह से अमेरिका समेत दुनिया के कई वॉर एक्सपर्ट्स नॉर्थ कोरिया को एक बड़ा खतरा मान रहे हैं। किम जोंग ने विवादित इलाके में गोलाबारी करके और साउथ कोरिया को लगातार धमकी देकर यह साबित कर दिया है कि साउथ कोरिया के एक उकसावे से इलाके में युद्ध छिड़ सकता है। साउथ कोरिया ने भी जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। ये देश फिर युद्धाभ्यास करने जा रहा है। साउथ कोरिया थाईलैंड में युद्धाभ्यास में हिस्सा लेगा। 26 फरवरी से 8 मार्च तक युद्धाभ्यास किया जाएगा। अमेरिका इस युद्धाभ्यास का नेतृत्व कर रहा है। साउथ कोरिया ने जब जब युद्धाभ्यास किया है उस दौरान नॉर्थ कोरिया से मिसाइलों की गूंज जरूर बढ़ जाती है, लेकिन अमेरिका किम जोंग की धमकियों को नजरअंदाज कर साउथ कोरिया के साथ कई बार युद्धाभ्यास कर चुका है। अब एक बार फिर किम जोंग इससे उकसावे वाला एक्शन बता सकते हैं। अमेरिका के साथ जापान भी नॉर्थ कोरिया को लेकर सतर्क है। थाईलैंड में समुद्र के बीच भी युद्धाभ्यास किया जा रहा है और इसके लिए साउथ कोरिया के नेवल बेस से 350 नौसैनिकों को रवाना किया गया था। माना जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने अपनी एंटी शिप मिसाइल का प्रदर्शन करके ये जताने की कोशिश की है कि समुद्र में साउथ कोरिया के सैनिकों को कभी भी ठिकाने लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पुतिन के एक बयान को लेकर अमेरिका में सियासी हलचल बढ़ गई है। बाइडेन और ट्रंप को लेकर रणनीतिक समीकरण बदल गए हैं, जिससे यह फैसला करना मुश्किल हो चला है कि प्रेसिडेंट चुनाव में कौन बाजी मार सकता है। आखिर पुतिन ने मॉस्को से बैठे बैठे कैसे व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप भी समझिए। यूक्रेन में बम बरस रहे हैं। पुतिन यूक्रेन को तबाह करने पर आमादा है, जबकि अमेरिका यूक्रेन के सहारे पुतिन की बर्बादी के ख्वाब देख रहा है।
इस सब के बीच पुतिन के एक बयान ने अमेरिका में बड़ा सियासी विस्फोट कर दिया है। पुतिन का यह बयान अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से पहले आया है। इसमें वो खुलकर बाइडेन का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि पिछले चुनावों में बाइडेन ने पुतिन पर ट्रंप के समर्थन का आरोप लगाया था। लेकिन इस दफा पुतिन ने जो बाइडेन की तारीफ करके सबको चौंका दिया है।